सोचिए 9 अगस्त 1925 की रात है। एक ट्रेन है जो लखनऊ की तरफ बढ़ रही है, अंधेरे को चीरती हुई अपनी पूरी रफ्तार से। मंजिल अभी कह लीजिए कोई 15 किलोमीटर ही दूर थी कि अचानक किसी ने इमरजेंसी चेन खींच दी। लोहे के पहियों की वो घिसटने की आवाज़ और फिर एक झटके के साथ ट्रेन का थम जाना। वो रात वाकई इतिहास को बदलने वाली थी। ट्रेन में बैठे यात्रियों को तो यही लगा होगा कि कोई डकैत आ गए, लेकिन ये कोई मामूली लुटेरे नहीं थे। ये वो लोग थे जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए हथियार उठा चुके थे। तो जाहिर है ये कोई चोरी नहीं थी, ये था सीधा सीधा ऐलान जंग। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि बात यहां तक पहुंची कैसे। आखिर नौजवानों का एक पूरा ग्रुप हथियार उठाने पर मजबूर क्यों हुआ? इसके लिए हमें 1920 के दशक के भारत के माहौल को समझना होगा। एक ऐसा दौर जब असंतोष की आग हर तरफ सुलग रही थी। देखिए, कहानी शुरू होती है 1919 के जलियांवाला बाग से। उसके जख्म अभी ताज़ा ही थे। फिर 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन शुरू किया। पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई और गांधी जी ने अचानक आंदोलन वापस ले लिया। बस इसी एक फैसले ने देश के हजारों नौजवानों का दिल तोड़ दिया। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, कि सिर्फ शांति के रास्ते से आज़ादी शायद नहीं मिलेगी। और बस यहीं से सशस्त्र क्रांति का रास्ता खुल गया। और इसी निराशा और गुस्से की आग से 1924 में एक संगठन का जन्म हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम HRA कहते हैं। इसके लीडर्स थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और शचेंद्रनाथ सान्याल जैसे कई और क्रांतिकारी। इनका सपना सिर्फ एक था, ब्रिटिश हुकूमत को भारत से जड़ से उखाड़ फेंकना और एक ऐसा देश बनाना जहां कोई किसी का शोषण ना करे। उनका लक्ष्य था एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, क्रांति के लिए सिर्फ जज्बा तो काफी नहीं होता है ना। उसे हकीकत में बदलने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, अच्छे हथियारों की जरूरत पड़ती है। और यहीं से शुरू होती है आजादी की लड़ाई को फंड करने की कहानी। तो हुआ यूं कि एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनकी नजर पड़ी कि स्टेशन पर गार्ड को एक लोहे का बक्सा दिया जा रहा है जो सरकारी पैसों से लबालब भरा था। और ये पैसा था किसका? हम भारतीयों का ही, जो टैक्स के रूप में वसूला गया था। और कमाल की बात यह कि इसकी सुरक्षा भी कुछ खास नहीं थी। बस बिस्मिल के दिमाग में बिजली सी कौन थी। उन्होंने सोचा, अपने ही देश के लोगों को लूटने से अच्छा है क्यों ना सीधा अंग्रेजों के इसी खजाने पर हाथ साफ किया जाए। और यहीं से बना वो प्लान जो इतिहास में काकोरी एक्शन के नाम से दर्ज हुआ। प्लान बहुत सीधा और साहसी था। पहला स्टेप, शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन में चढ़ना। दूसरा स्टेप, काकोरी गांव के पास इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन को रोक देना। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, गार्ड के डिब्बे में रखे सरकारी खजाने पर कब्जा कर लेना। अब सवाल यह है कि उस संदूक में कितना पैसा था? करीब 8,000 रुपए। सुनने में शायद आज ये ज्यादा ना लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। इतनी बड़ी कि इससे जर्मनी से मॉडर्न माउजर पिस्तौलें खरीदी जा सकती थीं। और ये हथियार क्रांति की आग को और तेज करने के लिए बेहद जरूरी थे। लेकिन इस पूरे प्लान में एक बहुत अहम शर्त थी जो अशफाक उल्लाह खान ने रखी थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ठीक है, हम खजाना लूटेंगे, लेकिन इस पूरी कार्रवाई में किसी भी बेकसूर हिंदुस्तानी को एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। इससे पता चलता है कि उनके सिद्धांत कितने मजबूत थे। उनकी लड़ाई अंग्रेजी सिस्टम से थी, अपने ही लोगों से नहीं। तो सारी तैयारियां हो गईं और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई। 9 अगस्त 1925, वो रात जब इतिहास के पन्नों पर एक बिल्कुल नया अध्याय लिखा जाने वाला था। प्लान के मुताबिक 10 क्रांतिकारी ट्रेन में सवार हुए। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास पहुंची, राजेंद्र लाहिड़ी ने चेन खींच दी। खटाक, ट्रेन रुक गई। फौरन गार्ड और ड्राइवर को काबू में किया गया। यात्रियों को तसल्ली दी गई कि घबराने की कोई बात नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम सामने आई। खजाने वाला वो लोहे का संदूक, वो तोड़ा ही नहीं जा रहा था। और इसी अफरा तफरी में जब सब लोग उस संदूक को तोड़ने में लगे थे, एक बहुत बड़ी, एक दुखद गलती हो गई। एक नौजवान क्रांतिकारी थे मनमथनाथ गुप्त। उन्होंने गलती से गोली चला दी और वो गोली अहमद अली नाम के एक यात्री को जा लगी। उनकी वहीं मौत हो गई। ये उसूल के बिल्कुल खिलाफ था
और इसी एक गोली ने पूरे मिशन का और उन सभी क्रांतिकारियों का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। इस एक मौत ने सब कुछ बदल दिया। इस घटना ने सच कहूं तो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। अब ये सिर्फ एक डकैती का मामला नहीं था, ये एक मर्डर केस बन चुका था। अंग्रेज सरकार ने जवाब में अब तक का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू किया और अब इन क्रांतिकारियों को आज़ादी की असली कीमत चुकानी थी। क्रांतिकारियों को लगा कि उन्होंने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा है, लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत का खेल। जल्दबाजी में मनमथनाथ गुप्त की एक चादर वही मौके पर ही छूट गई थी। कौन सोच सकता था कि कपड़े का वो एक छोटा सा टुकड़ा इस पूरे केस को सॉल्व करने की सबसे बड़ी कड़ी बन जाएगा। सोचकर भी हैरानी होती है कि एक इतनी छोटी सी चीज ने सब कुछ कैसे बदल दिया। हुआ ये कि उस चादर पर एक धोबी का खास निशान बना हुआ था। बस सीआईडी के जासूसों ने उसी निशान को पकड़ा और उसके सहारे वो पहुंचे शाहजहांपुर के उस धोबी तक, और धोबी से सीधा रामप्रसाद बिस्मिल के घर तक। इसके बाद तो बस एक एक करके सारे तार जुड़ते चले गए और पूरा नेटवर्क सामने आ गया। फिर तो गिरफ्तारियों का एक लंबा दौर चला। लगभग 1.5 साल तक लखनऊ की अदालत में केस चला और ये केस पूरे देश में एक सनसनी बन गया था। और फिर फैसला आया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन चारों को सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी कई क्रांतिकारियों को उम्र कैद हुई, लेकिन एक शेर ऐसा था जो अंग्रेजों के पिंजरे में कभी नहीं आया, और वो थे चंद्रशेखर आजाद। और जानते हैं इस कहानी का सबसे दुखद पहलू क्या है? कई गिरफ्तारियां अपनों की ही गद्दारी की वजह से हुईं। यहां तक कि अशफाकुल्ला खान को उनके बचपन के एक दोस्त ने ही सिर्फ कुछ पैसों के लालच में दिल्ली में अंग्रेजों से पकड़वा दिया था। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? अंग्रेजों को लगा होगा कि फांसी और उम्र कैद की सजा देकर उन्होंने क्रांति की इस चिंगारी को हमेशा के लिए बुझा दिया, लेकिन वो कितना गलत थे। इन बलिदानों ने एक ऐसी विरासत तैयार की जो अमर है, जो कभी नहीं मिट सकती। इस विरासत का सबसे बड़ा सिंबल देखिए। रामप्रसाद बिस्मिल एक आर्य समाजी हिंदू थे और अशफाकुल्ला खान एक पक्के मुसलमान। दोनों के धर्म अलग थे, लेकिन मकसद और देश एक था। उनकी ये दोस्ती और उनकी ये शहादत हिंदू मुस्लिम एकता की वो मिसाल बनी जो उनके आज़ाद भारत के सपने का सबसे बड़ा सबूत थी। 19 दिसंबर 1927 जब वो फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे तो रामप्रसाद बिस्मिल के आखिरी शब्द थे, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूं। और उसी दिन उसी मकसद के लिए अशफाकुल्ला खान का आखिरी पैगाम भी उतना ही दमदार था। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं अपने देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाला पहला मुसलमान हूं। तो क्या इन फांसियों से आंदोलन खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आग और भड़क उठी। एचआरए की राख से ही एक नया और पहले से भी ज्यादा मजबूत संगठन खड़ा हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, और इसकी कमान संभाली चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसी एक नई पीढ़ी ने। ध्यान दीजिए, नाम में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब था कि अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे समाज की थी जहां आर्थिक बराबरी भी हो। तो आज जब हम इस पूरी कहानी पर नजर डालते हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता है। काकोरी की ये कहानी जिसमें इतने ऊंचे आदर्श हैं, इतना बड़ा बलिदान है और साथ ही एक दुखद गलती भी है, ये सब मिलकर आज हमारे लिए एक राष्ट्र के तौर पर क्या मायने रखती है? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ಇನ್ನೂ ಈ ತರಹ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.